रुचि ने अपने होंठ सिकोड़े और अपनी धीमी आवाज में बोली, सुंदर होना अच्छा है। भले ही आपके पास एक बच्चा है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले ही काफी लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। त्रिशा ने कुछ नहीं कहा। उसका दिमाग अभी भी अभिमन्यु के जाते हुए कहे गाय शब्दों से भरा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही जानता हो कि अभय कौन है? पर अगर उसे पता होता तो फिर अभिमन्यु को नाटक करने की क्या जरूरत थी? वह तुरंत ही सच्चाई को सामने ला सकता था। वह अभिमन्यु रायजादा था, उसे किसी से डरने की क्या जरूरत थी? लेकिन अभी तक अभिमन्यु ने अभय को खुद के बेटे होने का कोई दावा नहीं किया था। त्रिशा अपने आप को समझा रही थी, अभिमन्यु को अभय के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। यह सब उसके मन का डर ही है। उसने पहले ही सब में फैला दिया था कि अभय का पिता मर चुका है, तो शायद अभिमन्यु भी अब तक इस बात को मान चुका हो। हाँ, उसका यह डर जरूर एक भ्रम ही है। त्रिशा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, वह खुद को इतना डरा नहीं सकती थी। त्रिशा दीदी, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? खुशी ने त्रिशा को धक्का दिया। त्रिशा लगभग जमीन पर गिर गई जब वह ध्यान नहीं दे रही थी। उसने अपना सिर उठाया और उसे ठंडेपन से देखा। बिना कुछ कहे वह किचन से बाहर आई, अपना बैग निकाला और एक लिफाफा निकाला। ये 30,000 रुपए हैं। ये तुम्हारे आधे महीने की सैलरी और 1 महीने का बोनस है। कल से तुम्हें रेस्टोरेंट में आने की जरूरत नहीं है। खुशी, जिसके चेहरे पर अभी मुस्कुराहट थी, वह अचानक हैरानी में बदल चुकी थी। आपके कहने क्या मतलब है त्रिशा दीदी? तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। जो तुमने सुना है मैं वही कहना चाहती हूँ, त्रिशा ने शांति से कहा। मेरा रेस्टोरेंट छोटा है और यह अभी इस समय पर एवरेज ही चल रहा है, तो मैं खुद रेस्टोरेंट का ख्याल रख सकती हूँ। त्रिशा दीदी, मजाक करना बंद करो। मैं 2 साल से रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ। आपने मुझे जो सैलरी दिया वह ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं बिना किसी शिकायत के कड़ी मेहनत कर रही हूँ। मेरे बिना आप यह रेस्टोरेंट कभी भी चला नहीं पाती। आप मुझे सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि रेस्टोरेंट अब पहले से ज्यादा बेहतर चलने लगा है और यह अब नया दिखने लगा है। क्या अब आप एक मतलबी लड़की नहीं बन रही है? आपको कितना बेरहम नहीं होना चाहिए। और आप भूलिए मत, आपसे ज्यादा इस रेस्टोरेंट को यहाँ तक पहुँचाने का हाथ मेरा ही था। आप तो हमेशा अपने बेटे में ही बिजी रहती थी। सबसे ज्यादा मैंने ही यहाँ समय दिया है। खुशी के शब्द सुनने के बाद त्रिशा खुशी को नौकरी से निकालने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ हो गई। यह लड़की अब वैसी नहीं रही जैसी 2 साल पहले आई थी। अगर वह उसे नौकरी से नहीं निकालती तो वह दूसरी रीमा बनने के बहुत करीब थी। क्या तुम भूल गई हो? 2 साल पहले तुम मेरी रेस्टोरेंट पर आई थी और मुझसे भीख मांगने के लिए घुटनों के बल बैठी हुई थी। त्रिशा ने व्यंग्यात्मक लहजे में खुशी से कहा। खुशी का चेहरा लाल हो गया। त्रिशा के शब्दों ने उसके दिल को छेद दिया था। उसने गुस्से से कहा, अगर मैं नहीं होती तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने छोटे से बच्चे के साथ रेस्टोरेंट को अकेले संभाल पाती? वह तो मैं थी जो अपनी की जान लगाकर इस रेस्टोरेंट को हमेशा संभाला था। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस घटिया जगह की परवाह कौन करेगा? तुम्हारा यह केवल अच्छा बनने का दिखावा और हमेशा अलग थलग रहने वाले रवैया की वजह से क्या तुम श्योर हो कि तुम इस रेस्टोरेंट को कभी चला पाती? क्या तुम्हें पता है कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? अरे, तुम ऊपर से परी होने का दिखावा करती हो, लेकिन कौन जानता है कि तुम अपनी पीठ पीछे क्या कर रही हो? किसी ने तुम्हारा रेस्टोरेंट तोड़ दिया और किसी ने रातों रात उसका पुनर्निर्माण कर दिया। कौन विश्वास करेगा कि इसके तुम्हारे पीछे तुम्हारा कोई आशिक नहीं है? त्रिशा ने गुस्से से खुशी को देखा और अपनी ठंडी आवाज में उसे जवाब दिया, यह सही है। मेरा आशिक बहुत शक्तिशाली है और बहुत ज्यादा अमीर भी। तुम्हें जलन हो रही है। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए ईर्ष्या करना बेकार है, क्योंकि तुम मेरे जितनी सुंदर नहीं हो तो भूल जाओ कि कोई तुम्हारे पीछे आने वाला है। त्रिशा को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ तुम वाकई दयालु नहीं हो सकते। खुशी इतनी गुस्से में थी कि उसके चेहरे के भाव भयानक हो गए। मुझे पहले इस पर यकीन नहीं हुआ और मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तुम वाकई एक बेहद घटिया लड़की हो। जरूर तुमने इस गली के सभी मर्दों के साथ संबंध बनाए हैं, तभी तो इस गली के लगभग सब लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट में आते हैं, खास तौर से आदमी, है ना? त्रिशा ने अपना फोन नीचे रखा और कहा, जारी रखो
और क्या क्या तुमने अपने मन में दबा रखा है? खुशी ने उसके फोन को देखा और पाया कि वह रिकॉर्डिंग मोड में था। तुम क्या कर रही हो? खुशी ने अपने दांतों को पीसते हुए त्रिशा से पूछा। त्रिशा ने धीरे से कहा, तुम 2 साल से मेरी रेस्टोरेंट में काम कर रही हो, लेकिन 1 साल और 2 महीने पहले से तुम हर महीने चुपके से 14,000 से 15,000 रुपए बिना मेरी जानकारी निकाल रही हो। खुशी का चेहरा, जो अभी तक गुस्से से लाल हो गया था, वह तुरंत शांत हो गया और उसमें अब थोड़ी हैरानी आ गई थी। खुशी ने जल्दी ही अपनी सफाई में बोला, मैंने नहीं किया, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। त्रिशा मुस्कुराई। चिंता मत करो, मेरी लिस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा तुम इस रेस्टोरेंट में मौजूद खाने का सामान को भी हफ्ते में 2 से 3 बार अपने घर ले जाती हो, है ना? खुशी का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में डर छिप नहीं रहा था। नहीं त्रिशा दीदी, आप गलत बोल रही है। आप बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर ऐसे बेवजह इल्जाम नहीं लगा सकती। त्रिशा व्यंग्यात्मक तरीके से हंसते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें सबूत चाहिए? चलो बढ़िया है, मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। इतना कहते ही त्रिशा अपने मोबाइल में एक वीडियो निकालकर खुशी के आगे कर दिया, जिसमें खुशी साफ तौर पर से पैसे चुराते हुए और रेस्टोरेंट के खाने का सामान चुराते हुए भी देखी जा सकती थी। वीडियो देखते ही खुशी डर से कांपने लगी और वह घबराई हुई नजरों से त्रिशा को देखने लगी, क्योंकि अब उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। त्रिशा ने अचानक खुशी की कलाई पकड़ ली। तुमने जो पैसे और चीजें चुराई हैं, उनकी कीमत कम से कम 40,000 रुपए है। क्या तुम जानते हो कि अगर मैं पुलिस को बुलाऊं तो तुम्हारा क्या होगा? इस रिकॉर्ड के साथ तुम्हें क्या लगता है कि बाहर निकलने के बाद तुम्हें किस तरह की नौकरी मिल सकती है? तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो फिर कोई तुमसे भविष्य में शादी करेगा? ओह, अभी तुम्हारे अपमान और बदनामी के अलावा तुमने जो मेरे रेस्टोरेंट से पैसे और खाना चुराए हैं, ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए मैं तुम्हें पुलिस में भी भेज सकती हूँ। त्रिशा की आवाज तेज होती गई और आखिरकार उसने खुशी को दूर धकेल दिया। तुम बकवास कर रही हो? खुशी ने अपनी कांपती हुई आवाज में खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। त्रिशा ने उसकी तरफ देखा और हंसा। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि यह बकवास है या नहीं, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मेरे पास पर्याप्त सबूत है। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं अपने रेस्टोरेंट में इतने बड़े चूहे के बारे में नहीं जानती हूँ? दुर्भाग्य से कुछ लोग हमेशा दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। अगर तुम बिना इतनी बकवास के पैसे लेकर चली जाती हो तो मैं दिखावा कर सकती हूँ कि तुमने ऐसा कभी कुछ यहाँ किया ही नहीं, लेकिन तुम खुशी, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती हो। सबूत देखने के बाद भी तुम अभी भी मुझे दोषी ठहराने पर अड़ी हुई हो। त्रिशा ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि तुमने रेस्टोरेंट के साथ वफादारी नहीं निभाई, उल्टा तुम मुझे ही गलत साबित करने पर तुली हुई हो, तो मुझे तुम पर कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। खुशी ने त्रिशा को अपना फोन पकड़ते देखा और सोचा कि वह पुलिस को फोन करने जा रही है। उसने तुरंत त्रिशा का पैर पकड़ लिया और चिल्लाई, मत करो, मत करो। त्रिशा दीदी, मुझे माफ कर दो, ये मैं हूं, ये सब मेरी गलती है। मैं बहक गई थी, मैं लालची हो गई थी, मैं गलत थी। मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं अब चली जाती हूँ। प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, नहीं तो मेरी जिंदगी सच में खत्म हो जाएगी। खुशी के हाव भाव ने त्रिशा को रीमा की याद दिला दी। त्रिशा ने घृणा से कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम भविष्य में ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी अपने रेस्टोरेंट में नहीं रखती। अब ये पैसे ले लो और चले जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। इतना कहते खुशी रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद खुशी की दयनीय एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उसने अपने चेहरे पर आंसू पोंछे और छोटे से रेस्टोरेंट की ओर घूरने लगी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, त्रिशा, तुम निर्दयी हो, अब बदले में मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कल रात जो तुमने मेरे साथ डील की थी वह मुझे मंजूर है। वही खुशी के चले जाने के बाद रेस्टोरेंट में केवल त्रिशा ही बची थी। उसने अपना सिर नीचे किया और राहत की सांस ली। कोई बात नहीं, खुशी चली गई थी। वह थोड़ी दुखी और उदास भी थी, क्योंकि वह सच में खुशी से थोड़ी अटैच हो चुकी थी, इसलिए उसे खुशी के जाने पर दुख महसूस हो रहा था। त्रिशा ने आंख उठाकर रेस्टोरेंट के चमकीले हिस्से को देखा। उसने अचानक से ही अपने सिर में दर्द महसूस किया। उसने अपना फोन निकाला और वाणी को व्हाट्सएप भेजा। वाणी, मैं घबरा रही हूँ। अभिमन्यु फिर से यहाँ रेस्टोरेंट आया था और वह मुझे धमकी देकर गया है कि वह हमेशा मुझे अपने पास रखेगा।
प्लीज मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। पर दूसरी तरफ से वाणी का मैसेज नहीं आया। त्रिशा जानती थी कि वह आम तौर पर इस समय सो रही होगी। उसने अपना फोन नीचे रखा और रेस्टोरेंट को साफ करने के लिए उठ गई। उसने एक सफेद कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर मार्कर से 2 शब्द लिखे, न्यू जॉब अवेलेबल, और उसे ले जाकर दरवाजे पर चिपका दिया। जब वह मुड़ी तो उसका फोन बज उठा। त्रिशा ने सोचा कि यह वाणी का जवाब है और जल्दी से उसे लेने चली गई। हालांकि जब उसने मैसेज को ओपन किया तो त्रिशा अपना फोन तोड़ना चाहती थी। त्रिशा ने अपने दांत इतने जोर से पीस लिए कि वे लगभग टूटने ही वाले थे। जब अभिमन्यु रेस्टोरेंट से बाहर जा रहा था तो उसने कहा कि वे कल अभय से मिलेंगे। हालांकि कल से पहले वे दोनों पहले ही आज दोपहर में एक दूसरे के साथ हैं। वही दूसरी तरफ एक किंडरगार्टन में एक यंग सुंदर सी टीचर ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और लाल चेहरे के साथ बेहद मीठी आवाज में बोली, प्रिंसिपल सर, यह अभय के फादर हैं। क्या करने वाली है आगे खुशी अब त्रिशा के साथ? कौन है वह इंसान जिसे टीचर अभय के फादर के रूप में इंट्रोड्यूस करवा रही है? माय डियर लिसनर्स, कमेंट बॉक्स में गेस करके मुझे जरूर बताइएगा।